नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सामान्य विज्ञान से जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अग्निवीर में, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि 17 अप्रैल जिसका एग्ज़ाम है अग्निवीर का। इसलिए आप इसको विशेष ध्यान से देखें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का चांसेस ज़्यादा होता है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो सके कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, मैं आपको उसी आधार से आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं कि क्या है। आइए सबसे पहले देखिएगा कि बल किसका गुणनफल है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि ये बल किसका गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो दोस्तों, डायरेक्ट देख के आपको लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं। तो इसके लिए आप जानते होंगे कि जो बल है वो हम लोग पढ़े हैं कि न्यूटन में बल का जो व्यंजक होता है वो होता है F बराबर ma, है ना। F बराबर ma। m हो गया आपका मास और a हो गया एक्सेलरेशन, यानी कि बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, द्रव्यमान और त्वरण। यहाँ अक्सर विद्यार्थी कन्फ्यूजन होता है कि द्रव्यमान और वेग, लेकिन द्रव्यमान और वेग नहीं होगा दोस्तों, द्रव्यमान और त्वरण। तो याद रखने का तरीका F बराबर ma। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे। तो पहले आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद जो है मेरे ऑप्शन से मैच करना है कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो देख सकते हैं लिखा है क्या कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी पोल की ओर जाते हैं, तो जी के मान में क्या होता है। तो दोस्तों, जी स्मॉल जी मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो हम लोग जानते हैं भूमध्य रेखा जो है, ये पूरे पृथ्वी जो है, इसको आप जैसे कि ये जो ग्लोब है ये पूरा पृथ्वी मानते हैं। तो ये 0 डिग्री रेखा जो पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये जो 0 डिग्री रेखा है इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, है ना, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, तो ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो जी का मान क्या होता है। तो जी का मान बढ़ जाएगा, है ना। इसका आंसर होगा जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर, सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो किससे उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, या फिर ऑक्सीजन द्वारा, या आयनन द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा कि क्या होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ होता है कि अक्सर कन्फ्यूजन होता है नाभिकीय विखंडन होगा या संलयन, क्योंकि यही दोनों में इसका एक आंसर है। और हम लोग इसमें जो है नाभिकीय विखंडन इसमें ज़्यादा मार देते हैं, क्योंकि नाभिकीय विखंडन पर ही हम लोगों को ज़्यादा भरोसा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा जो है ना किससे उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नाभिकीय संलयन द्वारा। हम लोग जानते हैं सूर्य का जो ऊर्जा है वो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने से होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होने से उससे ऊर्जा निकलती है, उसी से हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि वो नाभिकीय संलयन द्वारा। तो सूर्य का ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा दोस्तों, नाभिकीय संलयन द्वारा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो नहीं है और है, इस बात को विशेष गौर करिएगा,
क्योंकि यहाँ हम आपसे पूछ रहे हैं किसमें नहीं है। तो पहला ऑप्शन चली हुई गोली, दूसरा बहता हुआ पानी, तीसरा चलता हुआ हथौड़ा और चौथा खींचा हुआ धनुष। तो ये चारों में से कौन सा होगा? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होता है। तो गति के कारण यानी जो कि गति में जो वस्तु गति में होगा उस वजह से जो ऊर्जा होगा उसी को हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो गति किस में है और किस में नहीं है? तो देख रहे हैं चली हुई गोली यानी गोली चल गया यानी इसमें गति है। बहता हुआ पानी, पानी बह रहा है, इसमें भी गति है। चलता हुआ हथौड़ा यानी हथौड़ा कैसा है? चल रहा है, इसमें भी गति है। लेकिन खींचा हुआ जो धनुष है इसमें गति नहीं है, क्योंकि हम लोग धनुष को तो छोड़े नहीं हैं, वो अभी कहाँ है? खींचा हुआ है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गतिज ऊर्जा नहीं है किसमें? तो ऑप्शन डी यानी खींचा हुआ धनुष, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान से देखें। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, कहता है 5वां नंबर कि किसी चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है यानी उसका वेग डबल हो जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी वेग को हम लोग यदि डबल कर दें तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी, चारगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो दोस्तों इसको जो है ना हम लोग, ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है। पिछला बार देखे थे आर्मी में भी ये क्वेश्चन आया था, तो अक्सर ये पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग रटते हैं, तो आप लोग रटिएगा नहीं, इसको समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि ये दोगुना दिया, हो सके कभी पूछ दे, उस समय क्या करिएगा? तो इसके लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, दोस्तों वो कितना होता है? तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो है आपका 1/2 हाफ mv², है ना। तो हाफ mv², तो वेग में देखिएगा क्या है? v² लगा है। तो यदि हम लोग गति को दोगुना कर देते हैं तो गति को जैसे v को 2v कर दीजिएगा तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2v का जैसे ही स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कि जितना गुना कहेगा उसका, तो क्योंकि वेग का फार्मूला में डबल होता है, स्क्वायर होता है, इसलिए जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो दोगुनी पूछेगा तो गतिज ऊर्जा चौगुनी, 3 गुनी देगा तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी, 4 गुनी देगा तो गतिज ऊर्जा 16 गुनी, यानी कि जो भी रहेगा उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुनी कर देने से गतिज ऊर्जा हो जाती है 4 गुनी यानी 4 गुनी। तो समझ में आ गया होगा आपको, अब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यदि यही हम आपसे पूछे कि द्रव्यमान है ना, यदि हम लोग द्रव्यमान को आधा कर दें तो क्या हो जाएगा? तो देखिएगा द्रव्यमान में सिर्फ m है ना, सिर्फ m है। तो m यदि है, अब इसको यदि आधा कर दें यानी m/2 कर दें तो उतना ही होगा, इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी m/2 तो m/2 ही होगा, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है नहीं। यदि द्रव्यमान को आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। तो सिर्फ कहाँ परिवर्तन होगा? सिर्फ वेग में, क्योंकि वेग जो कहेगा उसका स्क्वायर करना होगा आपको। आइए दोस्तों चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश का रंग है ना, क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश का रंग किससे निश्चित किया जाता है? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या फिर आवृत्ति द्वारा? तो प्रकाश का रंग जो होता है, जो हम लोग जानते हैं प्रकाश में 7 रंग हैं, वो रंग जो है किससे डिपेंड किया जाता है, यानी किससे निश्चित किया जाता है कि ये रंग लाल है या हरा है कि क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा पहले। तो इसका आंसर होगा दोस्तों तरंग दैर्घ्य के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। यानी प्रकाश का रंग जो है वो किससे निर्भर करेगा, किससे निश्चित होता है? तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा, है ना। तरंग दैर्घ्य पर ही उसका रंग डिपेंड करता है। आइए दोस्तों अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 7।
अस्थाई चुंबक किससे बनाए जाते हैं? इस्पात से, नर्म लोहे से, तांबे से या एल्युमिनियम से? तो ये क्वेश्चन आया है दोस्तों आर्मी में कि चुंबक से जो है ना क्वेश्चन आते हैं बीच बीच में कभी काल। तो अस्थाई चुंबक हम लोग जानते हैं, एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई, परमानेंट और टेम्पोररी। तो जो अस्थाई चुंबक है वो किससे बनेगा? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा कि ये जो अस्थाई चुंबक है ना वो बनता है आपका इस्पात से, है ना। इस्पात से यानी स्टील से अस्थाई चुंबक बनता है और नरम लोहे से अस्थाई चुंबक बनता है ना। यानी इस्पात से क्या बनेगा? अस्थाई चुंबक। तो समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को किसने खोजा था, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं बीच बीच में, कभी काल देखते रहते हैं कि कभी इलेक्ट्रॉन पूछा तो कभी न्यूट्रॉन पूछा तो कभी प्रोटॉन पूछा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने या चैडविक ने? तो दोस्तों इसके लिए जो है ना हम लोग याद करते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को आप लोग भी फॉलो करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी से याद रहेगा। जैसे कि हम लोग ट्रिक को कहते हैं थागोच, है ना, थागोच। थ से हो गया थॉमसन, गो से हो गया गोल्डस्टीन और चौ से हो गया चैडविक। तो थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक। तो याद रखिएगा थागोच, थॉमसन, गो से गोल्डस्टीन और चौ से चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में कौन आ गया? थागोच, यानी था से थॉमसन। प्रोटॉन पूछेगा तो गो, दूसरा नंबर में गो है तो गो से गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन पूछेगा तो चौ है, चौ से चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को जो है ये याद हो जाएगा थागोच से। तो यहाँ है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो हम लोग रखेंगे थागोच से, थ आया पहले इसलिए हो गया थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो ऑप्शन ए में है थॉमसन। तो इसका आंसर हो गया थॉमसन। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 पर, है ना दोस्तों। लाल लिटमस, है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा? अम्ल, भस्म, क्षार या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन ये अक्सर आता है दोस्तों कि नीला को लाल कौन करेगा और लाल को नीला कौन करेगा। तो इस बात पर ध्यान देना है कि हम क्या पूछे हैं कि लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है। तो लाल को नीला कौन करेगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भस्म, यानी इसको हम लोग क्षार कहते हैं। तो लाल लिटमस को नीला करेगा क्षार और नीला को लाल करेगा अम्ल, है ना। इसके लिए आप लोग याद रखिएगा अनील, है ना, ताकि याद रह जाएगा अनिल। अ से हो गया अम्ल, नौ से हो गया नी से हो गया नीला और ल से हो गया लाल। यानी अम्ल क्या करता है कि नीला को लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखने का तरीका अनिल, यानी अम्ल, अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। तो अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल करेगा और जस्ट उसका उल्टा लाल को नीला कौन करेगा? तो क्षार, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम लोग अगले नंबर की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो देखिए दोस्तों, कहता है कि टिक्का रोग किस में होता है। तो एक रोग वाला क्वेश्चन जो है आर्मी में आते हैं कि कौन सा रोग किस में होता है या कौन सा रोग किससे होता है। तो दोनों टर्म को कर लेना है आपको। तो ये जो टिक्का रोग है ये किस में होता है? चावल में, गन्ना में, आलू में,
मूंगफली में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, किस में ये होता है टिक्का रोग। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मूंगफली, है ना। टिक्का रोग किस में होता है, तो मूंगफली में, यानी ऑप्शन डी। और ये किसके वजह से होता है दोस्तों, तो ये कवक के वजह से होता है। टिक्का रोग, मूंगफली का जो टिक्का रोग है ये कवक के वजह से होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पहला ऑप्शन रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन, है ना। तो लार में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार आता है और यही आता है। इसका आंसर क्या होगा, तो बी ऑप्शन टाइलिन, है ना। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। और ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, तो टाइलिन जो है मांड को यानी स्टार्च को माल्टोस में बदलता है, मांड को माल्टोस में बदलता है। और ये एंजाइम जो है किस ग्रंथि से निकलता है, तो लार से, है ना। तो लार से निकलने वाला एंजाइम हो गया टाइलिन, है ना, जो जीभ के नीचे पाया जाता है। लार, जीभ के जो लार देखते हैं हम लोग, ये ग्रंथि कहाँ है, तो जीभ के नीचे में, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की किस अंग को, यानी मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा ऑब्टू, तीसरा पीयूष और चौथा प्लीहा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, है ना। पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं हम लोग मास्टर ग्रंथि। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि से क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हो सकता है। तो एक तो मास्टर ग्रंथि हो गया पीयूष ग्रंथि, दूसरा इसका वज़न जो होता है कितना होता है, तो 0.6 ग्राम, है ना। 0.6 ग्राम इसका जो है वज़न होता है पीयूष ग्रंथि। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कपाल में यानी मस्तिष्क में। ये बहुत बार एग्जाम में आया दोस्तों, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में, यानी कपाल की स्फेनाइड हड्डी में, है ना। जो मस्तिष्क में कपाल में स्फेनाइड हड्डी है, उसी हड्डी के एक गड्ढे में ये ग्रंथि होती है पीयूष। और एक वो जो है मटर के दाने के समान, यानी उतना छोटा वो ग्रंथि है जिसका नाम है पीयूष, यानी मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टाइफाइड, है ना, आजकल एक कॉमन चीज़ हो गया है टाइफाइड। ये जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका ऑप्शन है अग्नाशय, अमाशय, आंत या मस्तिष्क। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा कि क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइफाइड से जो है आंत प्रभावित होता है, और इससे जो है शरीर दर्द होता है, और क्या कहते हैं भूख कम लगता है, उल्टी आना, ये सब जो है टाइफाइड का लक्षण है। बुखार होना तो टाइफाइड का ये लक्षण है, और ये इसका प्रभावित अंग हो गया आंत। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। भारी जल एक प्रकार का क्या है, यानी भारी जल जो है वो क्या है। तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल एक प्रकार का, ऑप्शन बी क्या होगा, मंदक है। शीतलक, मंदक, अयस्क और ईंधन में क्या होगा, मंदक है, क्योंकि भारी जल का हम लोग प्रयोग करते हैं न्यूक्लियर में। इसका प्रयोग किया जाता है, न्यूक्लियर भट्टी जो होता है उसमें भारी जल का। तो भारी जल का उपयोग होता है एक प्रकार का क्या है, मंदक, है ना। अब चलते हैं दोस्तों आखिरी 15 नंबर का क्वेश्चन में, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है।
तो हम लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है ये, इससे ग्लोबल वार्मिंग से पूरे विश्व परेशान है दोस्तों। इसको कम करने के लिए, ताकि जो है प्रॉब्लम ना हो मानव जाति पे, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी कौन गैस उत्तरदायी होता है दोस्तों, तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड। एग्ज़ाम में ध्यान से लगाना है दोस्तों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक गुण होता है दोस्तों कि ये जो है ना, सूर्य की किरण को तो आने देता है, लेकिन सारी किरणों को जाने नहीं देता है। इसीलिए जो है पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे जो सूर्य का किरण है वो ज़्यादा रुक जाएगा, इसलिए पूरा जो वातावरण है वो गर्म हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले लेता है। इसलिए कौन सी गैस उत्तरदायी है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ध्यान से आप लोग याद करें। तो ये हो गया 15 क्वेश्चन जो कि आर्मी में